फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे प्रस्तावना कौशल। उससे पहले जान लेते हैं कि बीएड क्या होती है। इसमें होता है कि आपको जो बीएड करते हैं उनको टीचर बनने के योग्य बनाया जाता है और उनके लिए उसको बहुत सारे कौशल सिखाए जाते हैं और वो कौशल उसको टीचर बनने में मदद करते हैं। वो सभी गुण आते हैं। तो इसमें एक आता है प्रस्तावना कौशल, जिसमें बीएड में डायरी भी बनवाई जाती है कि प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना कौशल क्या होती है। प्रस्तावना कौशल का अर्थ क्या होती है। प्रस्तावना 5 अक्षरों से बनी होती है और इसमें जो कौशल यानी आपको उस चीज में दक्ष किया जाता है, आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा सके यानी उस कौशल को कर सके, उसमें दक्षता हासिल करे, इसलिए आपको प्रस्तावना कौशल कहा जाती है। देखिए प्रस्तावना कौशल क्या उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को ये बताना कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। छात्रों को पहले पता नहीं होता कि उन्हें क्या पढ़ना है। जब आप उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से आप बताते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आप उन्हें आज क्या पढ़ना है। और दूसरा है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से, और जो वो पहले पढ़ चुके हैं उनमें से ही प्रश्न बनाए जाएंगे और उस ज्ञान को अब नवीन ज्ञान से जोड़ने वाले को कहते हैं प्रस्तावना कौशल। पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, यानी इसका एक और उद्देश्य होता है प्रस्तावना कौशल का कि उसको पढ़ने के प्रति और रुचि जागृत करना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका ध्यान नहीं होता क्लास में। कुछ बच्चे मतलब एक जैसे स्तर के नहीं होते, सभी डिफरेंट होते हैं, सभी का मानसिक स्तर भी अलग होता है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट से समझता है, तो उन सबको साथ में लेकर चलना, यानी एक तरह से उनको सबको एक तरह से बताना समझाना। तो ये पढ़ने के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करना कि आज हमें ये पढ़ना है और इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये हो गया उसका उद्देश्य, किसका, प्रस्तावना कौशल का। अब है ध्यान देने योग्य बातें। इसमें कुछ बातें होती हैं ध्यान देने के लिए, तो कौन कौन सी होती है। जब आप प्रस्तावना कौशल तैयार करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी। तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो इसमें देखिए पहला है प्रश्नों में सरलता। जब आप प्रस्तावना कौशल को तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा कि प्रश्नों में सरलता होनी चाहिए। प्रस्तावना कौशल का अर्थ यही है कि सरल से सरल प्रश्न बनाए जाए। और दूसरा है प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि प्रस्तावना में कैसा होना चाहिए, क्रमबद्धता, जिगजैग यानी जेड फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे आपने कोई प्रश्न कर दिया और उस प्रश्न का जो उत्तर आया, उत्तर से ही आपको नेक्स्ट प्रश्न करना होता है। ये प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर आया, उत्तर से ही अगला प्रश्न शुरू हुआ, ठीक है। और उसी प्रकार से उसी प्रश्न से अगला उत्तर, मतलब इस प्रकार से कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, और फिर दिल्ली से ही अगला क्वेश्चन शुरू होगा। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं जेड फॉर्म में क्वेश्चन करना है प्रस्तावना कौशल में। फिर प्रश्न 4 या 5 से अधिक ना हो, यानी जो प्रस्तावना कौशल 4-5 क्यों लिखे मैंने, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज है, किसी में 4 पे ही समस्यात्मक क्वेश्चन बता देते हैं, कोई 5 पे, तो 4 या 5 क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला है 5वां, प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता हूं, यानी ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो हमारे पुराने ज्ञान को, यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उस ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाला हो। और बच्चों की, अगला है कि बच्चों की रुचि एवं ध्यान आकर्षण करने वाले प्रश्न होने चाहिए। ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि बच्चे उस पर ध्यान केंद्रित हो जाए, उस प्रश्न पर। तो इस प्रकार से प्रश्न होने चाहिए कि उनका ध्यान और रुचि पूर्ण, यानी हम उस इस तरीके से पढ़ाएं, ना कि सीधे सट खड़े होकर, मतलब हाव भाव से उसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चों में उस पढ़ने, उस प्रश्न के प्रति रुचि जागृत हो। आगे है प्रश्न बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए बनाएं।
कि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो सभी अलग अलग स्तर से आते हैं। कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, कोई अच्छे घर से आ रहा है, कोई गरीब है। वो तो उनका मानसिक स्तर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो सोचने का तरीका भी, तो उनका मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न बनाने चाहिए। ठीक है, प्रश्न ऐसे हों जो बच्चे उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हों। प्रश्न इतने सरल भी हों और इतने अच्छे हों कि बच्चे उनके लिए कहें कि मैं जवाब दूंगा। मैं तो बहुत सारे बच्चों के एक साथ हाथ खड़े हो जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि एक साथ हाथ खड़े हुए हैं लेकिन जवाब एक साथ नहीं देना होगा। हाथ खड़े हुए उनमें से एक को आप खड़ा करें और वही एक आंसर देगा। ठीक है, लेकिन उत्सुक सारे हैं जवाब देने के, सबको आता, तो मतलब प्रश्न भी सरल है और बच्चे उत्सुक भी हैं उसको बताने के लिए। क्योंकि अगर अनुशासन का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। तो अनुशासन का ध्यान कैसे रहेगा, जब सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें से एक एक खड़ा होके बताए। एक साथ सब बताएंगे तो क्या होगा, अनुशासनहीनता। यानी हमें क्लास में अनुशासन का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अनुशासन का ध्यान रखें। कैसे नहीं सारे बच्चे एक साथ जवाब दें। ठीक है, अगला है कि प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट हो और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यानी भाषा सरल भी हो, स्पष्ट हो और उनके व्याकरण यानी जो हम बोल रहे हैं बच्चों को ऐसा सुनाई दे, ना कि हम उसे खुद गलत पढ़ रहे हैं तो बच्चों उसका आंसर क्या देंगे। तो हमें भी वो सही बोलना है जिससे बच्चे उसका आंसर सही दे सके। यानी भाषा सरल हो, उन्हें समझ में आए, ऐसे कठिन शब्द ना ले कि उन्हें वो बात समझनी है, वो प्रश्न समझनी है। तो भाषा सरल, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। आगे है कि प्रश्न पूछने की गति प्रश्न पूछने पर बच्चे पूरे वाक्य में उत्तर दें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैं दूं जवाब, तो सब बच्चे खड़े उनमें से एक बच्चा खड़ा होता है तो वो सिर्फ भारत बोल देता है। अगर वो शब्द यानी जिसका आप आंसर पूछ रहे हैं आप प्रश्न, तो उसको पूरे वाक्य में उत्तर दें कि हमारे भारत की राजधानी ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पूरा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो वो पूरा आंसर देना कि दिल्ली। इस प्रकार का ध्यान रखें। फिर आगे और क्या ध्यान रखना जरूरी है कि प्रश्न पूछने की गति मध्यम होनी चाहिए। कि जो टीचर है प्रश्न पूछ रहा है तो उसे ना तो ज्यादा तेज बोलना है और ना ज्यादा धीरे, मतलब मध्यम अपनी आवाज को बनाए रखना है कि बच्चे उस प्रश्न को आराम से सुन सके। इतनी स्पीड होनी चाहिए, ना कि ज्यादा होनी चाहिए कि आप बोल के निकल गए, बच्चों को कुछ सुना ही नहीं। तो इसका भी ध्यान रखना। आगे है प्रश्न करते समय सीमा का ध्यान रखें। यानी समय सीमा कितनी होनी चाहिए, ये माइक्रो टीचिंग का होता है प्रस्तावना कौशल, जो कि 5 से 7 मिनट में खत्म करना होता है। तो आप उस समय सीमा के अंदर ही उस प्रश्नों को समाप्त करेंगे। यानी समय सीमा का ध्यान रखना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। आगे है प्रस्तावना में प्रकरण को श्यामपट्ट पर प्रस्तावना होने के बाद लिखें और अंडरलाइन करें। जब हमारा जो प्रकरण निकल के आएगा जैसे भारत, तो लास्ट में जो 5वां क्वेश्चन होता है चौथा समस्यात्मक, फिर 5वां करते हैं कि भारत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भारत हमारा प्रकरण निकल के आ गया, तो उसके बाद हम उसको लिखने के बाद लास्ट में लिखते हैं उसको और उसे अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ठीक है, और अनुशासन का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए। तो अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सरल होंगे, उनके समझ आएंगे, स्पष्ट होंगे, तो बच्चों का अनुशासन क्लास में बना रहेगा। आगे है घटक, जो प्रस्तावना कौशल के घटक होते हैं। पहला है पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, दूसरा है प्रश्नों की क्रमबद्धता बताई थी, जिगजैग के फॉर्म में हो। ठीक है, और छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने वाला हो, कि उन्हें मोटिवेट करने वाला हो कि उन्हें पढ़ना है, क्या चीज करनी है, तो उनके लिए उन्हें रुचि जागृत कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं।
बच्चों को पता नहीं होता तो उनको हम इस प्रकार से बताते हैं तो उन्हें एक अलग डिफरेंट देखने को मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, रुचिपूर्ण तरीका से देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना, इसमें हम उन बच्चों को जिसे हम पढ़ा रहे हैं प्रस्तावना कौशल, तो हम क्या करें, प्रस्तावना कौशल का अर्थ होता ही है ये कि योजना बना के आए हैं क्या पढ़ाना है। तो इसमें हम जो यानी जो सामग्री है यानी चौक डस्टर या कुछ भी, या बच्चों को और भी रुचिपूर्ण तरीके से बनाने के लिए मतलब पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, श्याम एक चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं जिस पर हम उनको बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, और जो लिखे श्याम पट पे जो भी लिखे हम उस पे ना तो मोटा ना छोटा, इस प्रकार से लिखे कि बच्चों को पीछे तक दिखाई दे, है ना। आगे है कि छात्रों के उत्तरों का प्रयोग करना। छात्रों का उत्तर का प्रयोग ऐसे कि जब हमने क्वेश्चन किया तो बच्चों ने उत्तर दिया, अगर वो उत्तर सही है तो हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि उन्होंने अगर उत्तर दिया है कि राम के पुत्रों के नाम क्या है, लव कुश, तो हम उनसे बोलेंगे लव कुश के बारे में आप क्या जानते हैं, ये लव कुश की माता का नाम क्या है, सीता है। तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार से। उद्देश्य कथन उचित रूप से कहना, उद्देश्य कथन लास्ट में कहना होता है जब आपके 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो फिर मौन वाचन समस्यात्मक प्रश्न होता है, जब आप मौन होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उद्देश्य कथन कहना होता है कि आज हम लव कुश पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये होता है उद्देश्य कथन, जो हमको उचित रूप से कहना होता है कि बच्चे जब भी जान पाएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लव कुश पाठ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है छात्रों का ध्यान आकर्षण। छात्रों का ध्यान आकर्षण के लिए हम मॉडल चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु प्रेरित करना, उनको बताना कि हम नवीन ज्ञान यानी वो पूर्व में जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके अलावा उसमें से भी और कुछ आगे से उन दोनों का एक साथ प्रयोग करना, उसे कहते हैं नवीन ज्ञान, ठीक है। और उन्हें नवीन ज्ञान के प्रति हमें रुचि जागृत करना कि उन्हें नवीन ज्ञान भी जरूरी है, जैसे वो अगली क्लास में होते जाएंगे उन्हें आगे का ज्ञान होता जाएगा। समय सीमा 5 से 7 मिनट निर्धारण करना, यानी 5 से 7 मिनट जो माइक्रो टीचिंग का समय होता है उसका ध्यान रखना, और पाठ के प्रति छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। और हमें इस प्रकार से बोलना है कि इस प्रकार से उनको बताना है कि उनका पाठ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आज हमें क्या पढ़ना है। ये हो गई हमारी प्रस्तावना कौशल। तो इस वीडियो में हमने प्रस्तावना कौशल के बारे में अच्छे से जाना कि प्रस्तावना कौशल होती क्या, उसकी सावधानी क्या, उसके उद्देश्य क्या, उसके घटक क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।